दोस्तों, so today we will see the ongoing overhauling in our criminal justice system. Recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 बिल लेके आई है जो कि अभी पास हुए हैं 2 दिन पहले ही। अभी हम बात कर लेते हैं इन बिल्स के अंदर क्या क्या प्रावधान है जो कि अभी एक्ट बन चुके हैं फुल फ्लेज्ड, दो इनका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अभी बाकी है, बात कर लेते हैं। सो रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से होने लग रही थी। अगर हम बात करें तो जस्टिस मालीमत कमेटी का गठन किया गया था जिसने इस बारे में बात की थी कि इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा अलग अलग टाइम पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती थी जो कि मेनली होम अफेयर की, जैसे कि हम बात करें 111वीं कमेटी थी, 128वीं कमेटी थी एंड 146th कमेटी जो थी, उन्होंने भी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात की थी। और इन्हीं को अब देखते हुए अभी फ़िलहाल हमारे जो आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह हैं उनको चेंज कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो उसे लाया गया है आईपीसी 1860 को रिप्लेस करते हुए। सिमिलरली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस इसे लाया गया है टू रिप्लेस सीआरपीसी 1973 को। एंड सिमिलरली भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया है जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी नेसेसिटी क्या थी और क्यों इन रिफॉर्म्स को लाया गया है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉज हैं और उनकी लैंग्वेज भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इट इज़ अ लॉयर्स पैराडाइज। मीन्स दैट कि हम कॉमन आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, उसके लिए इसको समझना पॉसिबल नहीं है या मुश्किल होता है। तो सिमिलर क्रिटिसिज्म जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी है कि उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है और जो कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल है फॉर अ कॉमन मैन। देन कॉलोनियल बैगेज कि ये इनडायरेक्ट एक सिंबल था स्लेवरी का और कहीं ना कहीं उसी चीज़ को ये अगेन रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि इसका मेन फोकस जो था वो था पनिशमेंट मैकेनिज़्म पे इंस्टेड ऑफ जस्टिस डिलीवरी। अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी ये बात बोली है कि जो तीनों संहिताज लाई गई हैं इनका मेन फोकस रहेगा जस्टिस डिलीवरी पे इंस्टेड ऑफ आपका पनिशमेंट पार्ट। सो जस्टिस डिलीवरी, ओके। देन जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था इसके अंदर हमने देखा है कि सालों साल जो केसेस है वो काफ़ी टाइम तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जस्टिस जो है वो डिले होता रहता है। और हमने ये फ्रेज सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हम अगर नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की भी बात करें तो इंडिया के अंदर 92,000 केसेज, 92,000 केसेज ऐसे हैं जो कि 30 साल से भी पुराने पेंडिंग हैं। सिमिलरली 5 लाख केसेज ऐसे हैं जो कि 20 से 30 साल पुराने हैं। और सिमिलरली 32 लाख केसेस ऐसे हैं जो कि टोटल केसेस का ऑलमोस्ट 7% है, जो कि 10 से 20 साल पुराने हैं और अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। अगर हम नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की बात करें तो टोटल पेंडिंग केसेस जो है हमारी जुडिशरी के अंदर, वो अभी जुलाई 2003 में उन्होंने 5 करोड़ का मार्क्स जो है क्रॉस कर लिया था। देन एक और नेसेसिटी जो थी इनको रिफॉर्म्स को लाने की वो ये थी कि बहुत सारे जो इनमेट्स हैं जेल के अंदर वो जो है अंडर ट्रायल्स हैं। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 67% इनमेट्स जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। माने कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है बहुत ही स्लो है और जो इंसान जेल में नहीं होने चाहिए वो भी बंद पड़े हैं। देन कन्विक्शन रेट हमारा बहुत लो है। अगर कन्विक्शन रेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी केसेस रजिस्टर होते हैं उनमें से कितने केसेस में सज़ा हो पाती है उसे बेसिकली कन्विक्शन रेट बोला जाता है। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग हमारा टोटल कन्विक्शन रेट है वो 2021 के अंदर 57% था, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। कुछ और रीजंस थे जैसे कि करप्शन के केसेस थे पुलिस के अंदर भी, जुडिशरी के अंदर भी। इसके अलावा कोई फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी केस के अंदर एक आईओ होता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर दूसरा आईओ होता है
और अगर इन्वेस्टिगेशन पार्ट में कुछ कमी निकल आती है तो लास्ट में कोर्ट के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि अकाउंटेबिलिटी किस आईओ पे रखी जाए, दैट वो अकाउंटेबिलिटी आईओ पे रखी जाए या प्रोसिक्यूशन टीम पे रखी जाए, ये भी प्रॉब्लम है। देन जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक ब्यूरोक्रेटिक पुलिस स्टेट को दिखाता है और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को दिखाता है। GS4 में हमने पढ़ा होगा, दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड योर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। सो ये रिफ्लेक्ट करता है आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को। देन अगेन ओवरबर्डन मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। इन सब को देखते हुए हमें जो है ये नेसेसिटी फील हुई थी कि हमें जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर कुछ रिफॉर्म लाने चाहिए। कुछ फीचर्स देख लेते हैं अभी जो रिफॉर्म लाए गए हैं उनमें क्या क्या मेन फीचर है। जैसे कि सेक्शन 113 जो है ऐड किया गया है, जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम टेररिज्म को डिफ़ाइन कर रहा है। और ये जो डेफिनेशन डाली गई है ये ऑनलाइन है UAPA के, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो है। दो ये कहा जा रहा है कि बहुत वास्ट और वेग डेफिनेशन है जिसका मिसयूज़ भी हो सकता है। फिर UAPA से भी कुछ हमने टर्म्स को जो है एक्सटेंड कर दिया है। फॉर एग्जांपल UAPA जो था काउंटर फीटिंग ऑफ हाई क्वालिटी इंडियन करेंसीज़ को टेररिज्म की कैटेगरी में रखा था, लेकिन जो प्रेजेंट एक्ट है जो ये लाए गए हैं इनके अंदर क्या है, किसी भी तरीके की करेंसी की अगर काउंटर फीटिंग हो रही है तो उसको टेररिज्म की कैटेगरी में रखा जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 86 है भारतीय न्याय संहिता का, जो कि सिमिलर टू है सेक्शन 498A ऑफ IPC, दहेज से रिलेटेड जो है सेक्शन होता है। ये 86 जो है वो डिफाइन कर रहा है क्रूएलिटी अगेंस्ट अ वीमेन बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉज। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्रूएलिटी टर्म को डिफाइन किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही ये हुआ है कि भारतीय न्याय संहिता हैज़ मेड मॉब लिंचिंग एंड हेट क्राइम एज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ मर्डर। अब इसका क्रिटिसिज्म चल रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने किया गया था कि मॉब लिंचिंग के लिए एक मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स रख दी थी। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने इसका काफ़ी विरोध किया था कि है तो ये मर्डर ही, तो आप इसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स कैसे रख सकते हो। फाइनली इसको जो है जो बाकी मर्डर की कैटेगरीज है उनके बराबर रख दिया गया और इसके अंदर भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उनके बराबर कर दी गई है। सिमिलरली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसने फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट के तौर पे ऐड किया गया है पैटी क्राइम्स के लिए। फॉर एग्जांपल पहले भी इसका यूज़ होता था लेकिन ये टर्म डिफाइंड नहीं थी और कहीं भी लॉ के अंदर मेंशन नहीं थी। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एन इंसिडेंट ऑफ सोडोमी जिसके अंदर विक्टिम भी एक नाबालिग है और एक जो एक्यूज्ड है वो भी नाबालिग है, तो इस केसेस में कई बार होता क्या था, मजिस्ट्रेट जो था कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे दिया करते थे लेकिन वो अभी तक किसी लॉ के अंदर मेंशन नहीं थी। सिमिलरली अभी इसके अंदर एक फ़ीचर ये भी है कि पुलिस को हैंडकफिंग की पावर दे दी गई है अगर जो एक्यूज्ड है वो सीरियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। तो एक और प्रोविज़न लाया गया है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाएगा। हमारे होम मिनिस्टर ने संसद के अंदर भी इसके बारे में बात की थी। ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रोविज़न फॉर द फर्स्ट टाइम किया है। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर कोई इंसान प्रेजेंट नहीं है तो उसके खिलाफ ट्रायल नहीं चलाई जा सकती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दाऊद इब्राहिम का केस है तो वो पाकिस्तान में बेस्ड है, तो उसके खिलाफ इंडिया के अंदर ट्रायल चलाना मुश्किल होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ट्रायल इन एब्सेंटिया का प्रोविज़न जो है इसके अंदर इंक्लूड किया है। सिमिलरली एक अच्छा प्रोविज़न और ऐड किया गया है कि FIR जो है वो मिनिमम अब 3 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। एक्चुअली ये प्रोविज़न जो है ये हीनियस ऑफेंसेस के लिए है, जिन ऑफेंसेस में सज़ा जो है 7 साल से ज़्यादा की है उन ऑफेंसेस के केस में कंपलसरी है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है FIR रजिस्टर होएगी। अब इन जो अमेंडमेंट्स की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, हमने बात की बहुत ही वास्ट एंड वेग है जिसका मिसयूज़ हो सकता है। जैसे कि इवन नॉन वायलेंट कोई स्पीच है उसे भी कैटेगराइज किया जा सकता है एज एन एक्ट ऑफ टेरर। सेक्शंस जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंदर वो बहुत ही इरेशनल सा अलॉटमेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सालों साल कुछ सेक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सेक्शन 302 है वो पनिशमेंट है मर्डर के लिए पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें चाहिए था कि नए वाली जो संहिता आई है इनके अंदर सेक्शन लगभग सिमिलर हो ताकि याद करने में भी आसानी रहे, क्योंकि वो चीज़ें हम इंटरनलाइज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होती IPC के अंदर ये सेक्शन होता था 120A होता था 120A, और अभी भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसको बना दिया है
सेक्शन 61। सिमिलरली रेप का ऑफेंस जो था वो डिफाइन था 375 के अंदर, और अब वो डिफाइन है सेक्शन 63 के अंदर। सिमिलरली पनिशमेंट फॉर रेप जो थी वो थी 376 के अंदर, और अब वो है 64 के अंदर। इसी हिसाब से अगर हम बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन बाई सम असॉल्ट, वो सेक्शन 354 के अंदर होती थी, अब वो 73 के अंदर रहेगी। तो आप देख पा रहे बहुत ही इरेशनल एलोकेशन ऑफ सेक्शंस किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं सुधारा जा सकता था। सिमिलरली डाउरी डेथ पहले होता था सेक्शन 304B के अंदर, अभी है ये सेक्शन 79 में। इसी तरह फोर्स्ड अपोर्शन होता था विदाउट कंसेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वीमेन, वो पहले सेक्शन 313 में होता था, वो सेक्शन 87 के अंदर है। भारतीय न्याय संहिता ऑफ कोर्स। पनिशमेंट फॉर मर्डर जो होती थी पहले सेक्शन 302 में होती थी, अब वो 101 के अंदर है। तो ये कुछ इरेशनल सा एस्पेक्ट है इसका। सिमिलरली क्या था, कुछ प्रोग्रेसिव थॉट्स थे वो इंक्लूड नहीं किए गए, ये भी एक क्रिटिसिज्म की बात है। फॉर एग्जांपल ये डिमांड हो रही थी कि जेंडर न्यूट्रल प्रोविज़न जो है अडल्ट्री का ऐड कर दिया जाए। नो डाउट एडल्ट्री को अभी हमने हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जोसेफ सीन जजमेंट के अंदर इसको हटाया था। लेकिन अगर हम चाहते तो अडल्ट्री को ऐड किया जा सकता था जेंडर न्यूट्रल टर्म बना के, बट ऐसा नहीं किया गया। इसी तरह जो कैडर था, इन्वेस्टिगेशन कैडर एंड प्रोसिक्यूशन कैडर को अलग करने की मांग चल रही थी, जो कि अभी तक नहीं कंसिडर किया गया। इसी तरह अगर किसी मैन या किसी ट्रांसजेंडर का रेप होता है, जैसे सोडोमी, बगरी होता है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर उनके साथ हो जाती हैं तो उनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। यानी कि रेप जो है एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन ऑफेंस माना गया है। वट अबाउट इफ द ऑफेंस ऑफ रेप इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट अ मैन और अ ट्रांसजेंडर, देन इन दैट सिचुएशन दे पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रेमेडी। सिमिलरली पुलिस कस्टडी का जो टाइम था, इसका अपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत ज़्यादा विरोध किया है कि पहले मैक्सिमम कस्टडी का टाइम होता था 15 दिन का। न्यूज़ में भी आपने कई बार बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अभी क्या है कि उसको बढ़ा के 60 से 90 दिन कर दिया गया है, जो एक अगेन इरेशनल आस्पेक्ट है, जो कि अगेन कैन लीड टू पुलिस एक्सेसेस। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म की बात है। फिर इसे काफ़ी सडनली पास किया गया है, कोई इम्प्लीमेंटेशन का प्लान नहीं है, क्योंकि अचानक से हम इन सेक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना तो पुलिस वालों की ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सोनल्स। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर है जो पुलिस यूज़ कर रही है, जैसे एफआईआर के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है सीसीटीएनएस का, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा नए सेक्शंस के अकॉर्डिंग, नई जो संहिता आई है उनके अकॉर्डिंग। कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ भी हैं, फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इशू है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में होता क्या है कि एक ऑफेंस के अंदर कोर्ट में चार्जशीट जमा करा दी है, बाद में क्या है उसके अंदर कोई दूसरा ऑफेंस ऐड किया गया, दूसरा एक्यूज्ड ऐड किया गया, तो उस केस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट देनी पड़ती है। अब मान लो कि चार्जशीट दे दी गई थी पुराने आईपीसी के अकॉर्डिंग, ओके, बट अभी कुछ टाइम बाद उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट देनी है, तो इशू क्रिएट होता है कि वो आईपीसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी या भारतीय न्याय संहिता के अंदर दी जाएगी। तो ये भी एक जो है प्रैक्टिकल इशू है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। तो इन चीज़ों से रिलेटेड भी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। तीसरा जो है केस डिस्पोजल टाइम जो है रखा गया है 3 साल का, जो कि काफ़ी मुश्किल होएगा प्रेजेंट मैन पावर और मशीनरी को देखते हुए। हमें साथ ही साथ नंबर ऑफ़ पर्सोनल्स जो है, नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं, इनकी इनका नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा अगर हम क्विक जस्टिस डिलीवरी की बात करना चाह रहे हैं। हैंस हमने ये फ्रेज भी सुना है, जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड। तो ये अननेसेसरी बर्डन बढ़ा देगा जुडिशरी और पुलिस फोर्सेस पे। देन डॉक्टर से रिलेटेड भी इशू चल रहा था कि अगर वो ड्यूटी पे हैं और ट्रीटमेंट के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की जो सज़ा है इसको एक्चुअली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के इक्विवेलेंट रखा गया है। तो इसका भी क्रिटिसिज्म कुछ चल रहा है। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।